नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के यूट्यूब चैनल पर मैं भानु प्रताप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी समय लग गया है। इस वीडियो को लेकर आने में मुझे वक्त थोड़ा ज़्यादा लग गया है, लेकिन आगे से प्रयास करूंगा कि मैं समय पर आपको वीडियो प्रदान कर सकूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने छठे टेस्ट जो टीचमेंट ऐप पर लिया गया था 11 तारीख शनिवार को, उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको बताऊँगा। यदि आपको इस टेस्ट में कोई भी डाउट रहा होगा वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन था उस टेस्ट का वो ये था कि डैनियल सेल में प्रयुक्त होने वाले 2 इलेक्ट्रोड कौन से हैं। हमें पता है डैनियल सेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं वो होता है आपका कॉपर का और दूसरा होता है वो होता है जस्ते का। एक होता है कॉपर का और दूसरा होता है जस्ते का। तो हमें Cu और Zn देखना है। ये Pt और Cu, Pt मतलब प्लेटिनियम नहीं होगा, एल्युमिनियम कॉपर भी नहीं होगा, Cu और Zn, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा अभी। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन था, चार्जिंग के दौरान सीसा संचायक सेल में क्या होता है। तो जाहिर सी बात है उसकी वोल्टेज हमेशा क्या होती है अभी बढ़ती है। ऊर्जा त्याग नहीं करता बल्कि वो ऊर्जा क्या करता है ग्रहण करता है। सेल के कैथोड का रंग गहरा भूरा नहीं, कैथोड का रंग भूरा नहीं होकर सफ़ेद हो जाता है अभी, ये गलत बात है। गंधक के तेजाब का अपेक्षित घनत्व घटता नहीं है, क्या होता है बढ़ता है। तो सही क्या है वोल्टेज बढ़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि दिए गए किस कारक के कारण एक निकिल लोहा सेल सीसा संचायक सेल से कम दक्षता प्रदान करता है। कम दक्षता प्रदान करने का एकमात्र जो कारण है वो कारण ये है कि जो निकिल आयरन सेल है उसमें निकिल और आयरन दो ऐसी धातुएं प्रयुक्त की गई है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है अभी हाई होता है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। तो सघनता के कारण नहीं, सघनता मतलब डेंसिटी कितनी क्या, तो दोनों सेल डेंस हो सकते हैं। कम ईएमएफ के कारण ये कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि एफिशिएंसी वो आउटपुट और इनपुट के अनुपात से निकाली जाती है, उसे हम दक्षता कहते हैं। अपघट्य विलयन की कम मात्रा के कारण नहीं, मात्रा सेम कर दें तो भी रिजल्ट हमें कम ही दक्षता का मिलेगा। उच्च आंतरिक प्रतिरोध के कारण, तो बिल्कुल सही डी जो ऑप्शन है वो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो है निकिल आयरन सेल वो हमें एफिशिएंसी कम देता है किससे, लेड एसिड सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रदर्शित चित्र में यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 1 ओम हो, 3 रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है, और R4 1.1 वोल्ट ओम का हो, तो ये 1.1 ओम का हो, तो A व B के बीच आदर्श वोल्टमीटर संयोजित किया गया। यहाँ एक वोल्टमीटर लगाया गया जो आइडियल है। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, हमें इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है जो ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। तो इस चित्र को यदि ध्यान से देखोगे और एक बात पर गौर करोगे कि वोल्टमीटर जो है वो कौन सा है अभी आदर्श, तो आदर्श जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है अनंत। क्या होता है अनंत। इस डायग्राम को ध्यान से देखने से ये पता लगता है कि जो आदर्श वोल्टमीटर बीच में लगा है इसका रेजिस्टेंस अनंत है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसको करंट फ्लो 0 मानकर हमने इसको हल करना है। ये तो धारा सिर्फ इस ब्रांच में जा रही है और इस ब्रांच में जा रही है। हम इन दोनों ब्रांचेस की धारा निकाल सकते हैं। सोर्स वोल्टेज हमारे पास उपलब्ध है, कितने वोल्ट है 10 वोल्ट। यहाँ से देखो ए और इस डी के बीच में 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं, ये R1 और ये R2 आपके कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनका कुल रेजिस्टेंस हो गया कितने ओम भी 2 ओम। 2 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, तो धारा कितनी आ जाएगी 10/2, यानी कि इस ब्रांच की धारा है 5 एम्पेयर। कितने एम्पेयर 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर की करंट जब R1 में से गुजरेगी चाहे R2 में से गुजरे, इन्होंने वोल्टेज ड्रॉप कितना करना है 5-5 वोल्ट, क्योंकि V बराबर होता है I × R। I है ये रहा, R सबका 1-1 ओम है, तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो इसने भी 5 वोल्ट ड्रॉप करनी है, इसने भी 5 वोल्ट। तो A बिंदु पर कितनी वोल्टेज उपलब्ध है हमारी 5 वोल्ट, ये हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या है R4 और R3 दोनों फिर श्रेणी में है ए और डी के बीच में। इस तरफ देखें तो R4 और R3 जुड़े हैं, ये 1.1 का है, ये 1 का है, तो टोटल रेजिस्टेंस का हो गया आपका RT। टोटल रेजिस्टेंस जो RT है वो आपका हो गया 2.1 ओम। 2.1 ओम का प्रतिरोध है टोटल, और इसकी धारा ज्ञात कर लेंगे। I बराबर आ जाएगा इसका 10/2.1 जाएगा 4.761 एम्पेयर। तो इसमें भी 4.76 एम्पेयर जा रहा है, इसमें भी 4.761 एम्पेयर जा रहा है, दोनों में धारा का मान समान रहेगा क्योंकि श्रेणी है। अब वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लेते हैं। तो इस 1 ओम वाले प्रतिरोध ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है, अभी इसने भी वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो यही उत्तर आना है, क्योंकि जितनी धारा, क्योंकि गुणा तो 1 से ही होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है अभी I × R। धारा 1 एम्पेयर है, सॉरी धारा है आपकी 4.761 गुणा किया 1 से, तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप की R3 ने, तो 4.761 वोल्ट इसने ड्रॉप कर ली। टोटल थी कितनी भी, टोटल थी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट में से माइनस कर देते हैं 4.761, तो आपका उत्तर आ जाएगा 238 वोल्ट। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज बच गई भी, यहाँ बच गई 5.238 वोल्ट। अब ए और बी के बीच में वोल्टेज चाहिए तो डिफरेंस निकाल लो। कुछ फॉर्मूले हैं कि यदि आपको किसी निश्चित पॉइंट V पर वोल्टेज निकालनी है तो V बराबर होता है V A - V
बी, वी ए पर वोल्टेज है हमारी 5, वी बी पर वोल्टेज है 5.238। सॉल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 238 0.238 और ये भी किसका आएगा अभी माइनस का। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, माइनस का 0.238 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रतिरोध के द्वारा शक्ति अपव्यय किस प्रकार से होता है? एक रेजिस्टेंस जो है शक्ति अपव्यय किस प्रकार से करता है? तो सबसे पहले उत्पन्न ऊष्मा के कारण, बिल्कुल प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसके कारण वो शक्ति अपव्यय करता है। ध्वनि रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं करता, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, आवेश का संग्रहण नहीं करता। उपरोक्त सभी कारण हो नहीं सकते क्योंकि हमारा पहला जो है वो सही है। नेक्स्ट है, यदि विभवांतर को G से, धारा को C से व प्रतिरोध को K से लिखा जाए तो ओम के नियम का सही रूप क्या होगा? अब तो V को किसके इक्वल माना गया है अभी? G के। उसके बाद में I को किसके इक्वल माना गया है अभी? C के। और उसके बाद में K को किसके इक्वल माना गया है? K को माना गया है किसके? जो R है उसको माना गया है K के इक्वल। यही है वी आई आर को हमने इससे प्रदर्शित कर दिया। अब सही देखना है, G बराबर C बटा K। G क्या चीज़ है अभी? G V है, तो G बराबर इसमें लिखा हुआ है C बटा में K। क्या ऐसा होता है? C क्या चीज़ है अभी? तो I बटा में R बराबर G होता है क्या? नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। C बराबर G बटा में K। C क्या चीज़ है अभी? C आपकी है I, तो I बराबर K कौन है? R बटा में G कौन है? V। क्या I बराबर R बटा V होता है क्या? नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। G बराबर C के। G कौन है अभी? V बराबर C यानी कि I इंटू K यानी कि R, तो V बराबर I इंटू R होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो हमारा इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। K बराबर C बटा G, तो K ये रहा भाई, कौन है? R, तो R बराबर C कौन है? I बटा में V होता है क्या? नहीं होता। तो ये अंतिम चौथा भी गलत हो गया, पांचवा सही हो नहीं सकता क्योंकि तीसरा हमारा उत्तर है भी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? कॉपर और जस्ते से मिला हुआ जो है अलॉय यानी कि मिश्र धातु कौन सी है? इसमें कॉपर और जस्ता होता है, तो होता है आपका ब्रास। ब्रास यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको पीतल। क्या बोलते हैं? पीतल बनता है कॉपर और किसके? जस्ते के मिश्रण से। ब्रॉन्ज दे रखा है भी, ब्रॉन्ज जो है वो आपका पीतल और टिन से बनता है, सॉरी तांबे और टिन से बनता है। तो जो ब्रास है पीतल, ये बनता है तांबे और जस्ते से, तो इसका ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई का पूरा नाम क्या है? तो एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। ढूंढ लो कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सिस्टम इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं होता भी, कईयों ने कहा है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी होता है, सिस्टम इंटरनेशनल भी होता है, लेकिन ये सिस्टम इंटरनेशनल इकाइयों के अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित हो तो सैद्धांतिक रूप से उसका द्रव्यमान, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज यदि कोई वस्तु हो जाती है तो हमें पता है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है अभी? कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो अब उसका द्रव्यमान पूछा गया। द्रव्यमान वैसे तो देखो इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन एक लॉजिक लगा के देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आ सकता है। तो देखते हैं, बढ़ता है 9 × 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, तो गुणांक से बढ़ेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? कमी हुई है, तो इसका मतलब ये घटेगा। कितना घटेगा? तो घटेगा ये 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम के गुणांक से द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा? कम। जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से बाहर निकले हैं उतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को हम उसमें से कम कर देंगे। तो ये था आपका प्रश्न। नेक्स्ट है आपका, जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है? कांच को जब छड़ से हमने रगड़ा तो थेल्स की थ्योरी या जो भी थ्योरी हमने पहले स्थिर विद्युत केंद्र पढ़ी है उससे ये पता लगता है कि छड़ जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और कपड़ा जो था वो नेगेटिव चार्ज, यानी कि छड़ कौन सी आवेशित हो जाती है अभी? ये धन आवेशित हो जाती है। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, किसी पिंड के आवेश का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? तो आवेश का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? जिसके लिए छोटा सा लॉजिक है। जो चार्ज होता है किसी भी चीज पर वो होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, यानी कि एक यदि इलेक्ट्रॉन पे आवेश माने या प्रोटॉन पे आवेश माने तो आंतरिक दृष्टिकोण से जो चार्ज होगा वो यही होता है, चाहे प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो। तो अब इसका गुणांक 1.6 के गुणांक में ही आवेश आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, आवेश ऐसे नहीं है कि 2 से गुणांक से बढ़ जाएगा। तो इनके अंदर से वो एक आंकड़ा देखो जिसमें 1.6 का भाग पूरा ना जाए, तो वो गुणांक देखना है हमें। 6.4 में यदि 1.6 का भाग लगाओगे तो ये भी पूरा जाएगा भी, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हटा 16 चौका 64, ये 4 पे गया। यहाँ पे भी 1.6 का भाग पूरा जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट हटा ये गया आपका 3 पे, बिल्कुल जा रहा है। 5 में 1.6 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा भी, ठीक है ना। तो सी जो है वो अपना उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें भी 1.6 का जब भाग आपने दिया पूरा नहीं गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पूरा गया, सॉरी ये 2 पे गया, ठीक है ना। 8 के अंदर यदि अपने 1.6 का भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा जाता है किससे? 5 से, यानी कि
6.4, 4.8, 3.2, 8.0 इस गुणांक में आपका आवेश आगे बढ़ सकता है। अभी इस गुणांक में आपका आवेश आगे बढ़ेगा, लेकिन 5 के साथ नहीं होगा क्योंकि 1.6 का इससे पूरा तालमेल नहीं बैठता। रही बात 10 की पावर्स की, तो ये डिपेंड करता है कितना आवेश उसने ग्रहण किया है, ठीक है ना। तो ये कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है पदार्थ ने कितना आवेश ग्रहण किया, कितना निकाला, तो इन सब पे डिपेंड करता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस सामग्री का चयन करें जिनकी प्रतिरोधकता 10 की घात -8 से 10 की घात -6 मीटर के बीच में होती है। तो ये वो पदार्थ होते हैं जिनको हम चालक के नाम से जानते हैं। अचालकों का जो होता है वो तो माइनस में नहीं होती, घात उसकी किस में होती है, प्लस में होती है। ध्यान रखना, जो उसकी पावर आती है 10 की, वो अचालकों की तो पॉजिटिव में होती है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी का मान बहुत ज्यादा, रजिस्टिविटी कम होती है किसकी, चालकों की। तो इस रेंज के बीच में रजिस्टिविटी रखने वाले पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है, चालकों के नाम से। उसके बाद है 4 ओम के 4 प्रतिरोधकों को 2 आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के साथ एक बार श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा फिर समांतर में जोड़ा जाता है। दोनों स्थितियों में संबंधित धारा का अनुपात क्या होगा। तो 4 ओम के 4 प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम हो गया, 16 ओम। 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के साथ एक बार श्रेणी में जोड़ा तो प्रतिरोध इसके साथ और जुड़ जाएगा, 16 + 2 कितना हो गया, 18। तो श्रेणी के अंदर हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया अभी, 18 ओम। यदि आपकी वोल्टेज का मान, V का मान हम मान लेते हैं 1 वोल्ट, कितने वोल्ट, 1 वोल्ट, तो आपकी करंट I कितनी आएगी, I आएगी 1/18। समझ गए। अब यदि उन्हें समांतर में जोड़ेंगे तो 4 प्रतिरोध समांतर में यदि जोड़ दिए जाएं, 4/4, टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम आया अभी, 1 ओम। फिर 2 ओम का प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में आ जाएगा। समांतर के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, 3 ओम हो गया। पूरी बैटरी का संयोजन के साथ 3 ओम हो गया। अब इसकी वोल्टेज भी यदि V अपने इसकी भी कितनी मान ले, 1 मान ले, तो इसकी I कितनी आएगी, I आएगी 1/3। तो ये हम कह सकते हैं। अब दोनों का अनुपात पूछा, ये श्रेणी है और वो क्या है, समांतर है। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा अभी, तो ध्यान से देखते हैं। 1/18 अनुपात 1/3, ये चलेगा, ठीक है। अब 1/18 और 1/3 यदि इसको सॉल्व करें तो 3 एकम 3, 6 3 18, तो अनुपात आ सकता है 1/6 बराबर 1/1। यदि इसको हम सॉल्व करें और भी यदि इसको सरल रूप में लिखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि यदि श्रेणी परिपथ के अंदर, यदि, अब इसको ध्यान से देखो भी, समांतर के अंदर यदि 1 एम्पेयर की धारा थी, श्रेणी में 1/6 एम्पेयर की धारा थी। आपने श्रेणी समांतर का अनुपात पूछा है, किसका, श्रेणी समांतर। इसी क्रम में श्रेणी में पहले, समांतर में बाद में, तो आपको उत्तर भी इसी क्रम में देना पड़ेगा। यदि समांतर में 1 एम्पेयर की धारा थी तो श्रेणी में कितनी, 6। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिख दें कि श्रेणी में यदि 1 एम्पेयर की धारा है तो इससे 6 गुना ज्यादा किस में जाएगी भी, समांतर में, तो हम लिख सकते हैं 1/6, यानी कि श्रेणी में 1 एम्पेयर तो समांतर में 6। तो इस कंडीशन में 1/6 का अनुपात इसके बीच में चलेगा। सी सही हो जाएगा। कईयों ने डी भी किया है, डी नहीं, डी गलत है। डी समांतर श्रेणी का है, सही है ये भी, लेकिन डी समांतर श्रेणी का अनुपात आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछा श्रेणी समांतर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए, झूठ ढूंढना है भी। किसी बंद लूप में वोल्टाओं का योग 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। किरचॉफ का नियम दूसरा यही बात कहता है। किरचॉफ के नियम से किसी भी परिपथ पर लागू किए जा सकते हैं, चाहे परिपथ की संरचना कैसी भी हो, बिल्कुल सही है। कोई मर्जी संरचना हो, रेजिस्टेंस में ये नियम लागू हो सकते हैं, परिपथ पे नियम लागू हो सकते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम नोड्स पर लागू होता है, नहीं जी, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो नोड पर लागू नहीं होता, वो किसी बंद लूप पर, वो मैश या लूप के अंदर लागू होता है। किरचॉफ का पहला नियम प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों प्रकार के सर्किट में लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। नॉन प्लेनर, प्लेनर सर्किट क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आगे कभी वीडियो में बताऊंगा आपको, उस पर भी लागू किया जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं है क्योंकि हमने झूठ पकड़ लिया, वो सी था। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन विच इज नॉट ए सीरीज कनेक्शन। इनमें से वो ढूंढो, उसको ढूंढो कि जो सीरीज में नहीं जोड़ा जा सकता। उस कनेक्शन के बारे में पता लगाना जिसे सीरीज में नहीं जोड़ते भी। प्रतिरोधक बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें कई रेजिस्टेंस सीरीज में भी होते हैं। ये डेकोरेटिव वैल्यू, बिल्कुल जो त्योहारों पर हम लड़ियां लगाते हैं उनके अंदर बल्ब सीरीज में होते हैं। फ्यूजेस बिल्कुल सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में लगते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंस, घरेलू जो उपकरण है, पंखे, कूलर, ये कभी भी श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं हो सकते, तो हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। एमीटर, बिल्कुल एमीटर भी कौन से क्रम में लगता है, श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी की सामान्य चार्जिंग के अंतर्गत सामान्य चार्जिंग धारा का मान क्या होगा। तो नॉर्मल जो चार्जिंग करंट होती है उसका एक फॉर्मूला है, वो होता है AH बटा में कितना भी 10। तो किसी भी बैटरी की फुल चार्जिंग करंट या जो उसकी मैक्सिमम चार्जिंग करंट है उसका 10% जो है वो हम मैक्सिमम चार्जिंग करंट उसको दे सकते हैं। तो नॉर्मल चार्जिंग करंट AH का कितना भाग होता है, 10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित चिन्ह किस तार्किक द्वार, द्वार मतलब गेट, लॉजिक गेट के बारे में आपसे पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, लेकिन मैंने कहा था सिंबल याद होने चाहिए। तो किस प्रकार का सिंबल है, तो इसके अंदर 2 गेट मिले हुए हैं। जहां भी किसी भी गेट में आगे डॉट आ जाए, पीछे का निशान कुछ भी हो, डॉट आ जाए, इसको ध्यान रखना। इस प्रकार के गेट में एक, इस प्रकार के लॉजिक गेट के अंदर एक गेट नहीं है, कितने हैं, 2। तो ये जो गेट है ये आपका है कौन सा भी, नॉर गेट। इसके अंदर एक तो है
नॉट और साथ में कौन सा गेट है अभी और, तो नॉट प्लस और क्या बन गया नोर गेट, तो ये हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट है 10 शाखाओं और 3 जंक्शन वाले परिपथ में होंगे। 10 शाखा 3 जंक्शन, ब्रांचेस किसे कहते हैं? जहां भी कहीं रेजिस्टेंस लग गया, बैटरी लग गई, सेल लग गया, कुछ भी लग गया, उसको एक शाखा बोलते हैं। और जंक्शन कितने होने चाहिए? 3। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इसमें 10 शाखाएं लेते हैं अभी। ये आपका एक जंक्शन हो गया, ये दूसरा जंक्शन हो गया, ये तीसरा जंक्शन हो गया। अब इसमें 10 शाखाएं, 10 ब्रांचेस बनानी है हमने, तो यहां पर ब्रांचेस तो आ ही जाएगी। ये 3 ब्रांचेस होगी, यहाँ एक बैटरी लगा सकते हैं, ये चौथी ब्रांचेस होगी, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 5वीं ब्रांच, ये एक 6ठी ब्रांच हो जाएगी, यहाँ पर 7वीं ब्रांच हो जाएगी, यहाँ एक 8वीं, यहाँ एक 9वीं, और इस जगह हम एक ब्रांच और बना देते हैं, इस जगह पर एक ब्रांच और लगा देते हैं, 10। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ब्रांचेज हैं और जंक्शन कितने बने? 3। तो हमारे को जो बात कही गई उसका डायग्राम हमने बना लिया। मैटर नहीं करता रेजिस्टेंस आप किस जगह जोड़ते हो, लेकिन शर्तें पूरी होनी चाहिए प्रश्न की। कितनी ब्रांचेज? 3, सॉरी कितनी ब्रांचेस? 10, और जंक्शन कितने? 3। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर कितनी लूप समीकरणों का निर्माण होगा? तो इसके अंदर लूप समीकरण कितनी बनेगी? तो देखो सबसे पहले हमें ये लूप 1 ज्ञात करना पड़ेगा, ये लूप 2 ज्ञात करना पड़ेगा, ये लूप 3 नंबर ज्ञात करना पड़ेगा, और ये लूप 4 नंबर। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 3 और ये 4, यानी कि I1, I2, I3 और I4 तक हमें कैलकुलेशन लेके जानी पड़ेगी। तो इस तरह के परिपथ के अंदर कितने लूप समीकरणों का निर्माण होगा जी? इसके अंदर आपका 4 लूप समीकरणों का निर्माण हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर आपके कितने लूप समीकरण बन रहे हैं? तो 1 2 3 और 4, तो इसके अंदर 4 लूप समीकरणों का निर्माण होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कारक लेड एसिड बैटरी की क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है? डायरेक्ट उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्षमता को प्रभावित करता है। चारों ओर का तापमान बिल्कुल सीधा प्रभाव डालता है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल प्रभावित करती है। सेल की क्षमता को, डिस्चार्ज दर बिल्कुल उसको प्रभावित करती है। इलेक्ट्रोलाइट का प्लेटों का स्तर कितना लेवल है, टॉपिंग अप किया जाता है, याद होगा आपको। तो उपरोक्त सभी बैटरी की क्षमता को, सेल की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सुपर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंडक्टर एक विशेष प्रकार की अवस्था है चालकों की कि उनको 0 डिग्री केल्विन से भी नीचे के तापमान पर क्या कर देते हैं? ठंडा, या उसके समीप के तापमान पर ठंडा करते हैं। तो कुछ चालकों के अंदर चालकता का मान इतना बढ़ जाता है कि वो 100% करंट लेके जा सकते हैं। इस कंडीशन को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और सुपर कंडक्टरों का जो निर्माण है वो इसी कारण से किया गया क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बनाने, इतने शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए, बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबकों का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंडक्टरों का। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्रों को मुक्त स्थान का निर्माण करना, ये सब बातें इसके लिए लागू नहीं होती। तो केवल सुपर कंडक्टर का उद्देश्य बनाने का क्या था कि हमें हाई पावर की क्या बनानी थी? मैग्नेट। तो ये चीज है। नेक्स्ट है, धातुओं की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। इसका कारण क्या है? टेम्परेचर पर क्यों डिपेंडेबल है जो धातुओं की प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध? क्योंकि आपने जब भी सारणी वगैरह देखी होगी कोई ना कोई, तो एक टेम्परेचर दिया होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक जो धातु है, जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका ताप गुणांक ही बताया जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ताप गुणांक क्यों प्रभावित होता है? तो पहला, इलेक्ट्रॉन घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो तापमान के साथ बदलती है नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन घनत्व कभी भी उनका चेंज नहीं हो पाता। परमाणुओं के कंपन करने का आयाम तापमान के साथ बदलता है। बिल्कुल, परमाणुओं के कंपन करने का आयाम, जब परमाणु है वो वाइब्रेट करेंगे तो उनका जो आयाम है, उनका एम्पलीट्यूड है, ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे उच्च तापमान पर। इस कंडीशन के अंदर उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? अभी चेंज हो जाती है, उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो परमाणुओं का जो कंपनों का आयाम है वो तापमान के साथ परिवर्तित होता है। इस कारण से जो है प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। तापमान के कारण इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नाभिक की ओर होता है। नहीं जी, टेम्परेचर बढ़ाकर यदि हम इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर लेके जाएंगे तो नाभिक से टकरा जाएंगे, ऐसा संभव है नहीं। प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है। पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है जब तापमान बदले। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। लोहे को गर्म करेंगे वो सोना नहीं बनेगा, ये आप सभी को पता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाया गया डायग्राम वायरिंग के किस पत्ती को दर्शाता है? यदि ध्यान से देखोगे वायरिंग के बहुत सारे डायग्राम है। जीने की वायरिंग, सुरंग की वायरिंग, गोदाम की वायरिंग, गलियारी की वायरिंग, इन सब में कुछ ना कुछ प्रभेद है, भिन्नताएं हैं। यदि इतने दिनों में आपने इस डायग्राम का अध्ययन किया होगा तो शायद आपको पता लग गया होगा ये वायरिंग किस चीज की है। तो ये वायरिंग है आपकी गोदाम वायरिंग। गोदाम वायरिंग, सुरंग वायरिंग, गलियारा वायरिंग, ये सभी आपके वायरिंग के विभिन्न तरीके हैं जिनका अध्ययन वायरिंग नामक टॉपिक में आपको करवाया गया होगा। नेक्स्ट है, वैद्युतिक क्षेत्र एक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कौन सी राशि है? भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा पृष्ठ के मध्य जो कोण हो वो क्या हो? तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक हमारे पास पृष्ठ है और इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइनें क्या हो रही है? अभी
गुजर रही है इस प्रकार से। मैग्नेटिक लाइन और पृष्ठ के क्षेत्रफल का यदि एक समानांतर रेखा पर आ जाए, यदि पृष्ठ की लाइनें जो हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल की लाइन है वो यदि एक समानांतर सीधी रेखा पर उपस्थित हो जाए तो उस कंडीशन में कहते हैं फ्लक्स का फाई का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान, सॉरी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मान सबसे क्या होता है भी ज्यादा। तो जब एक सीधी रेखा की बात की जाएगी, यहीं पर तो आपकी आ गई भी एरिया लाइंस आ गई और इसी जगह आपकी मैग्नेटिक लाइंस आ जाएंगी, तो उस कंडीशन में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री हो जाता है 0 डिग्री। जब एकदम से बीच में से गुजरेगा 0 डिग्री सीधी रेखा से, उस कंडीशन में कहते हैं फ्लक्स का मान सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गैर ओमिक कंडक्टर का उदाहरण है? ऐसा कौन सा कंडक्टर जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता? तो बहुत आसान है ढूंढना, आपने पढ़ा होगा चालक है, चालक के बारे में। सिल्वर ओमिक है, एल्युमिनियम ओमिक है, नाइक्रोम ओमिक है, सिलिकॉन ओमिक नहीं है क्योंकि एक सेमी कंडक्टर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील वायर उपयोगी है। स्टील वायर का उपयोग क्या है? तो देखते हैं, सिरोपरी टेलीफोन लाइनों में बिल्कुल करते हैं, अर्थ वायर के रूप में भी बिल्कुल करते हैं। ACSR तार की कोर, बीच के अंदर 5, 6, 7 तारे, एल्युमिनियम के अंदर बीच में स्टील की तार रखकर जो स्टैंडर्ड बनाए वायर बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। स्टे वायर के रूप में बिल्कुल करते हैं, तो इसे इन सभी जगहों पर आपकी स्टील की वायर प्रयुक्त होती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन विद्युत कुचालक है? कौन सा एक है जो विद्युत का कुचालक है? वायु व अधिकांश गैसें, बिल्कुल सही बात है। कार्बन को छोड़कर गैर ठोस धातुएं, कार्बन को छोड़ दें और गैर ठोस धातुएं, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं है, वो सारी अचालक बिल्कुल कई हो सकती है, एक आधा अपवाद है। पारे को छोड़कर, अब वहां पर गैर ठोस धातु में पारे को यहां सम्मिलित कर लिया, पारे को अलग कर दिया, पारे को छोड़कर शुद्ध पानी और कुछ तरल पदार्थ बिल्कुल अचालक की भांति व्यवहार कर सकते हैं। केवल ए व बी, ये बिल्कुल सही है, ए व बी भी हो सकते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, श्रृंखला संयोजन में यदि एक सेल गलत संयोजित हो जाए तो निम्न में से कौन सा एक जवाब सही होगा? हमें पता है कि श्रेणी क्रम में यदि एक सेल उल्टा जुड़ जाए तो वो अपनी वोल्टेज तो आउटपुट में देगा ही नहीं, एक सेल की वोल्टेज और खा जाएगा, यानी कि कुल मिला के पूरे परिपथ की वोल्टेज में 2 सेलों की वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम। तो देखते हैं, कुल ईएमएफ का मान ई से कम हो जाएगा, नहीं। कुल ईएमएफ का मान ई से अधिक हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। कुल ईएमएफ का मान 2ई से कम हो जाएगा, बिल्कुल। 2 सेलों की वोल्टेज के गुणनफल के अनुपातिक आपकी वोल्टेज क्या मिलेगी? कम। अधिक होने का सवाल नहीं है, उत्तर में मिल चुका है भी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग करने का वैध कारण नहीं है? वो कारण बताना है जिसकी वजह से हम मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं मानक प्रतिरोध बनाने में, तो इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, बिल्कुल ये एक वैध कारण है कि मिश्र धातुओं की रेजिस्टिविटी हाई मिलेगी। इसका बड़ा ताप गुणांक होता है, नहीं जी, मिश्र धातुओं का ताप गुणांक जो होता है वो नगण्य होता है। मैग्नीन के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, ताप गुणांक बहुत ही कम है, तो तापमान परिवर्तन से प्रतिरोध जो है प्रभावित नहीं होता। यदि आपने 1 ओम का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना है तो ये जिंदगी भर 1 ओम का रहना चाहिए, चाहे इसको 10 डिग्री पे यूज करें, चाहे 20 पे, चाहे 40 पे, चाहे 50 पर। तो इनका ताप गुणांक जितना कम होगा तापमान से प्रभाव भी उतना ही कम पड़ेगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, रेती के निर्माण में प्रयुक्त उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा 1 से 1.25 होती है। इतना ज्यादा यदि कर देंगे तो पदार्थ की भंगुरता बढ़ जाएगी, वो गिरने पर ही टूट जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। लेकिन रेती को हमने तोड़ना नहीं है, उससे घिसना है, तो जो आपका हाई कार्बन स्टील होता है उसमें 1 से 1.25% तक कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, सेलों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड को होना चाहिए, सेलों के इलेक्ट्रोड है दोनों के दोनों चालक होने चाहिए, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो एक बुरा विद्युत चालक नहीं होगा, एक अच्छा विद्युत का क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए। बाकी ऑप्शन आपके सामने ही है। प्रदर्शित चित्र में 6 ओम के प्रतिरोधक द्वारा ली गई शक्ति का मान क्या होगा? तो ये रहा 6 ओम का प्रतिरोध, इसकी क्या ज्ञात करनी है भी? शक्ति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस परिपथ की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? आई ज्ञात करने से पहले आर ज्ञात करना पड़ेगा। 8 और 8 के 2 ओम है, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध इनका 4 ओम हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 6 15, यानी कि इस परिपथ का जो आर टी है वो हो गया कितने ओम भी? 15 ओम। 60 वोल्ट की वोल्टेज है, तो आई टी कितनी हो जाएगी? 60/15, यानी कि इसकी धारा जा रही है कितने एम्पेयर? 4 एम्पेयर। यहाँ से जाने वाली धारा भी 4 एम्पेयर है, तो यहाँ से बाहर निकलने वाली धारा भी कितने एम्पेयर ही होगी? 4 एम्पेयर ही होगी। तो 6 ओम के प्रतिरोध में से कितने एम्पेयर की धारा जा रही है? 4 एम्पेयर की। तो पी ज्ञात कर सकते हैं, पी बराबर होता है I² R, 4 की स्क्वायर इंटू 6, 4 की 4 चौका 16, 16 इंटू 6, 16 6 है 96, तो 96 वाट इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न चित्र में प्रदर्शित लूप 1 की धारा, लूप 1 की धारा ज्ञात करनी है, अंकन कर लेते हैं। इसकी धारा मान लेते हैं ये है I1, ये धारा मान लेते हैं I2, तो हमें I1 और I2 में से किसी एक का मान निकालना है। I1 निकालना है, लूप की डायरेक्शन आपको करंट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण तैयार कर लेते हैं अभी। तो ये किससे हल होगा भी? ये हल होगा आपका KVL से। KVL क्या कहता है? KVL कहता है सिग्मा E बराबर सिग्मा I इंटू
आर के, यही कहता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा आई जितने भी वोल्टेज लगाई है उसको हम देख लेते हैं। डायरेक्शन देखिए भी, इसकी डायरेक्शन और सेल की डायरेक्शन सेम है, तो ये 6 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से घूम के आए, यहाँ डायरेक्शन इसकी विपरीत होगी तो माइनस का 4 वोल्ट आ जाएगा। ये बजाएगा सिग्मा आई आर। सिग्मा आई आर तो सबसे पहले इसके द्वारा किया गया ड्रॉप, इसके अंदर से धारा जा रही है I1, 2 ओम की प्रतिरोध में से I1 जा रही है, I1 × 2 प्लस में अब आएगा आपका R2 है वो I2 धारा भी ले रहा है, I1 धारा भी ले रहा है, इसके अंदर दोनों धाराएं आ रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा I1 माइनस I2, यानी कि I2 2 ओम के प्रतिरोध के अंदर से गुजरने वाली धारा का नाम मान है I1 माइनस I2, तो वो ले लेंगे हम। देखते हैं 2 I1 माइनस I2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में से 4 गई, यहाँ बच गए 2, बराबर ये हो गया 2I1 प्लस में 2I1 माइनस में 2I2। इतना करने के बाद और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ बच गया 2I1 प्लस 2I1 यानी कि 4I1 माइनस 2I2। ये हमारी समीकरण, एक मिनट, ये बच गया यहाँ पर 2I2, तो ये हमें हमारी समीकरण नंबर बन गई 1 भाई। अब नेक्स्ट दूसरी समीकरण बना लेते हैं। दूसरी समीकरण 2 के लिए बनेगी। 2 के लिए क्या बनेगा, तो इसके अंदर देखते हैं सिग्मा ई 2 वोल्टेज है, 4 वोल्टेज ये लेंगे हम प्लस की, तो प्लस का 4 आ जाएगा। इधर से लेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 2, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से इसके अंदर से धारा जा रही है, तो धारा जा रही है 2 ओम के प्रतिरोध में से I2 माइनस I1। उसके बाद में 4 ओम के प्रतिरोध में से I2 जा रही है, प्लस में आ जाएगा I2 × 4। सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 गई, यहाँ 2 बच गए हैं, ये 2 ओम का 2, तो ये बच गया 2I2 माइनस 2I1 प्लस में 4I2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 = 2I2 प्लस 4I2, ये हो गया 6I2। तो हम एक बारी माइनस का 2I1 जो है वो एक तरफ लिख लेते हैं, प्लस के 6 ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं और सीधा का सीधा हम I1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। उठा के मान रखते हैं भी, तो यहाँ पर भी आएगा 2 = 4I1 माइनस 2I2। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हमने रख ली। अब इसको सरल करना है। सरल करने के लिए हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। I1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम I2 की वैल्यू को सेम कर लेंगे, क्योंकि यहीं से मान सीधा निकल जाएगा, जरूरी नहीं है कि हम लंबा से लेके चले। तो इन दोनों समीकरणों में I2 की वैल्यू को हमें सेम करना है, तो बहुत आसानी तरीके से सेम कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस है वो अपना सकते हैं अपने। हम इस समीकरण का गुणा 6 को कन्वर्ट कर देंगे, अपने 2 से गुणा कर देंगे, और इस समीकरण का गुणा कर देंगे किससे, 6 से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। भी देखते हैं, आगे चलते हैं। ये इतनी चीज़ आप नोट कर लेना भी, एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो। इसको मैं एक बार हटाऊंगा क्योंकि जगह कम है थोड़ी, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको सॉल्व किया, 2 से गुणा किया इसका, तो ये आ गया 4 4 = माइनस 4I1 प्लस में 12I2। उसके बाद में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 12 बराबर 24I1 माइनस 12I2। ये हमें मिल गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। अभी ये प्लस माइनस निशान चेंज है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 12 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो गए यहाँ पर 16 बराबर हमारे पास बच गया है। माइनस का 4 है, प्लस का 24 है, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 20I1। तो हम अब I1 बराबर क्या आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका इसको हटा देते हैं थोड़ा, तो अब देखते हैं इसको। तो आपका बच गया अभी 16 बराबर बच गया आपका 20I1। तो I1 बराबर हो जाएगा 16/20, यानी कि आएगा आपका 0.8 एम्पेयर। तो 0.8 एम्पेयर आपका इसका उत्तर है, जो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर शायद आंसर की में गलत लगा हुआ था, उसको सही कर लेना। इसका आंसर आएगा 0.8 एम्पेयर। यदि आपको लूप 2 की धारा निकालनी है तो I1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसका मान समीकरण 2 में रख दो तो आपको I2 की वैल्यू, या 1 में भी रख दो तो भी आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रदर्शित चित्र में परिपथ की कुल शक्ति का मान 108 वाट हो तो अज्ञात प्रतिरोध R2 का मान ज्ञात करना है। इस R2 की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। कुल शक्ति आपको दे रखी है 108 वाट और वोल्टेज आपको दे रखी है 18 वोल्ट, तो हम इसका RT ज्ञात कर सकते हैं। अभी RT बराबर होगा V² /PT, ठीक है। V कितना है भी आपका 18 ×
18 और PT आपका दे रखा है 108। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3 ओम, यानी कि आपका RT जो है वो कितने ओम का है, 3 ओम का है। तो 3 ओम का RT है। R1 हमें पता है, R2 का मान ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 के। ठीक है, अब RT का मान हमें पता है 1/3, R1 मान लेते हैं हमारे पास 4 ओम का है, माइनस में हमें प्लस में हमें ज्ञात करना है सॉरी R2 यहीं पड़ा रहने दो। 1/R है, ये 1/4 है, ये इस तरफ आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। सॉल्व किया, लघुत्तम 12 आ गया, ये 4 पे गया, माइनस इसको किया, ये 3 पे आ गया, तो ये आ गया आपका 1/12। और जब R2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 ओम। तो कितने ओम आ गए भाई, 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लेड एसिड सेल में सल्फेशन प्रभाव के कारण इसका टर्मिनल रेजिस्टेंस, सल्फेशन जब बढ़ता है तो टर्मिनल रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता है, भी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, ये चीज है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का प्रयोग सेलों में डीपोलराइजर के रूप में, ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं उसको डीपोलराइजर के नाम से जाना जाता है। और पता है आपको सेलों में जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है भी। नेक्स्ट है, एक 6 वोल्ट का सेल है जिसका भीतरी प्रतिरोध 1 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम है भी, 1 ओम है। यह एक भार को 0.5 एम्पीयर की धारा प्रदान करता है। भार प्रतिरोध का मान, लोड रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू पूछी गई, लोड रेजिस्टेंस का आपने मान बताना है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वोल्टेज और करंट हमें है तो हम RT ज्ञात कर लेते हैं भी। तो RT क्या हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा V/I। ठीक है, वोल्टेज आपकी है 6, करंट जा रही है 0.5, इसको हटाएंगे, भाग देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 60 में 5 का भाग लगाया, कितने पे गया, 12। तो आपका जो RT है वो कितने ओम आ गया भी, 12 ओम। जब RT आपका 12 ओम आ गया और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, आंतरिक और बाहरी प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, तो 12 आपका RT है। ठीक है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो आपका 1 ओम है, तो RL क्या हो जाएगा, तो RL बराबर हो जाएगा RT माइनस R, यानी कि 12 माइनस 1 यानी कि 11 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11 ओम बी। नेक्स्ट है, एक वायर में से गुजरने वाले प्रति मिनट इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि वायर में से 500 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि 1 एम्पेयर की धारा में से कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 1 एम्पेयर की धारा जब बोलते हैं 1 सेकंड समय में बोलते हैं हम कि 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये तब है जब 1 एम्पेयर की धारा 1 सेकंड के लिए है। हमारे पास 1 एम्पेयर की धारा नहीं, हमारे पास 500 मिली की है, तो ये 1 एम्पेयर का आंकड़ा है और हमारी धारा जा रही है 500 मिली, यानी कि 500 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 इंटू प्रति सेकंड नहीं देखना, हमें प्रति मिनट देखना है, तो गुणा में क्या आ जाएगा भी 60। ये माइनस की 3 को हटाकर यदि हम नीचे लेके आए यहाँ से, तो नीचे आके किसकी 3 हो जाएगी, प्लस की, यानी कि 1000 लिख सकते हैं। 500 से सॉल्व कर लेते हैं, 500 एकम 500, ये 2 पे गया, 2 से किया इसको 30 पे गया, 30 का गुणा 6.24 से कर दो। पावरों को मत छेड़ना भी, कभी भी इस तरह के सवाल में माइनस की घात उनको बाद में देखेंगे। तो 30 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ गया आपका 0.5 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि 187.5 इंटू 10 की पावर 18। अब आपके ऑप्शन में इस तरह का आंकड़ा तो मौजूद है, ये रहा 187.5, 187.5। अब ये 1.875 है ना कि 187.5, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पावर देखो, इधर पावर कितनी है 20 है, इधर पावर कितनी है 18। यदि हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा देते हैं तो इधर पावर हो जाएगी 19। यदि इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ 3 रकमों के बाद, तो पावर हो जाएगी कितनी, 20। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.875 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, 20। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो देख लेते हैं भी। विद्युत धारा, एक विद्युत धारा सभी को पता है एक स्केलर यानी कि एक अदिश राशि है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। नेक्स्ट आता है आपका, निम्न में से कौन सी राशि मात्रक विहीन है, ऐसी कौन सी जिसकी इकाई नहीं है, यूनिट ही नहीं है कोई नापने की, दक्षता की कोई इकाई नहीं होती। केमिकल इक्विवेलेंट यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की तो इकाई है, लेकिन जो रासायनिक तुल्यांक है उसकी कोई इकाई नहीं होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षित घनत्व की भी कोई इकाई नहीं है। पावर फैक्टर की भी कोई इकाई नहीं होती। तो इनमें से जो सारी की सारी चीजें उनकी किसी की भी इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा व आवेश के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक बैठता है, कौन सा कथन है जो सही बैठता है, ऊर्जा और आवेश। तो हमें पता है कि एनर्जी E बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी के, V इंटू आई इंटू टी के है, या हम लिख सकते हैं कि एनर्जी E बराबर है V इंटू क्यू के। बस ये चीज़ देख लो इसके अंदर। तो एनर्जी वोल्टेज इंटू चार्ज नहीं होगा, एनर्जी
वोल्टेज जो चार्ज होगा, लेकिन इसके चार्ज की पावर लगा रखी है -0.5, तो ये गलत हो जाएगा। एनर्जी बराबर वोल्टेज ऑब्लिक चार्ज नहीं होगा, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी इंटू वोल्टेज नहीं है, चार्ज इक्वल टू एनर्जी इंटू वोल्टेज नहीं हो पाएगा। एनर्जी इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज, बिल्कुल वोल्टेज इंटू चार्ज, यानी कि हमारी जो ऊर्जा है वो वोल्टेज और आवेश के गुणनफल के बराबर होती है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आवेशित चालक का आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर होता है, यह कथन बिल्कुल। कोई भी यदि आप कंडक्टर देखोगे, कोई भी चालक यदि आप प्लेट लेते हो, तो गॉस का नियम हमें बताता है कि चालक की सिर्फ सतह पर ही क्या होता है भी, चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, सिर्फ चालक की सतह पर रहता है, उसके बीच वाले हिस्से के अंदर ये चार्ज मौजूद नहीं होता। यदि हमारा कंडक्टर इस तरीके का है तो यहाँ अंदर की तरफ इसके कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता, चालक की सतह पर क्या होता है भी, चार्ज होता है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है भी, सत्य है। उसके नेक्स्ट है, एक पदार्थ की गतिज ऊर्जा का मान k है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान का 1/4 हिस्सा हटा दें तो वेग को दुगना कर दें, तो इस स्थिति में पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ या 1/2 mv²। अब जैसा बोल रहा है वैसे कर दो, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। द्रव्यमान का 1/4 हिस्सा हटा दिया, यदि किसी का द्रव्यमान 1 था तो इसका 1/4 भाग हटा दिया, ये इतना छोड़ा नहीं, इतना हटा दिया, 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा अभी, 3/4 बच गया। कितना बचा, 3/4 बच गया, ठीक है। इनटू वेग को दुगना कर दिया, वेग यदि उसका पहले 1 था तो अब कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो लिख देते हैं 2 की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो भी, 2 की स्क्वायर कितनी होती है भी 4, तो यहाँ पर हम सीधे 4 लिख देते हैं, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया आपका 3, ठीक है ना। कितना आ गया, 3। अब 0.1 नियतांक अगर हम गणनाओं में ना लेंगे तो पहले से कितने गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना, ये हम कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, किस पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी का मान सबसे ज्यादा, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ऊष्मा की चालकता कौन सबसे ज्यादा रखता है, तो सबसे ज्यादा इन पदार्थों में जो ऊष्मा की चालकता होती है वो होती है किसकी भी, सिल्वर की, फिर होती है कॉपर की, ऐसे करके एल्युमिनियम की, आयरन की, वुड की सबसे कम है। तो सिल्वर जो है वो सबसे बढ़िया चालक भी है और सबसे बढ़िया थर्मल कंडक्टर भी है, यानी कि गर्मी को बहुत जल्दी प्रसारित करेगा, ऊष्मा को बहुत जल्दी प्रसारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, डायमीटर यानी कि व्यास को क्या कर दें, दुगना कर दें, देन इट रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस टू, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना कम हो जाएगा, व्यास d, डायमीटर का रिलेशन है एरिया के साथ, एरिया बराबर होता है पाई d²/4 के, ठीक है। इसमें पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d की स्क्वायर यानी कि व्यास की स्क्वायर के, ठीक है ना। एरिया को यदि आप क्या कर रहे हो भी, डबल कर रहे हो, एरिया को आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो सॉरी व्यास को यदि आप डबल कर रहे हो तो एरिया जो है वो पहले से 4 टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। अब की बार जो हमारा एरिया है वो 1/4 हो गया, तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 पहले से क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा रेजिस्टेंस उसका। नेक्स्ट है, लेड एसिड सेल में सल्फर का पतला इलेक्ट्रोलाइट बनाने में या इलेक्ट्रोलाइट में निम्न में से लगभग कौन शामिल है। तो इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए एक रेशो काम में लिया जाता है, वो रेशो है आपका या तो 3:1, यानी कि 3 तो है आपका जल और अनुपात 1 बूंद डालेंगे अपने H2SO4 की, या काम में आता है 5:2, 5 बूंदे जल की डाली, 2 बूंदे H2SO4 की डाल ली, या लिख सकते हैं कि 65% आपका जल हो सकता है और 35% आपका H2SO4 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास सारे ऑप्शन है, तो 3 भाग H2O यानी कि जल होगा, वह 1 भाग H2SO4 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। स्थानीय क्रिया दोष उत्पन्न होने से, स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन प्राइमरी सेलों का दोष है जो कैथोड पर पाया जाता है। जस्ते की उपस्थिति, जस्ते के अंदर कार्बन की उपस्थिति के कारण छोटे छोटे स्थानीय सेल बन जाते हैं, जिससे सेल का लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सेल लंबे समय तक काम नहीं कर पाता, तो सेल की कार्य अवधि क्या हो जाती है, भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, जब हम 1000 वाट के हीटर को सप्लाई प्रदान करते हैं तो हीटर का तार तो लाल गर्म हो गया, परंतु जो उसकी तार है वायरिंग जिसके माध्यम से सप्लाई आ रही है वो गर्म नहीं होती। इसका कारण क्या है, तो इसका एकमात्र कारण है कि हीटर की तार की रजिस्टिविटी यानी कि विशेष प्रतिरोध का मान काफी क्या है, ज्यादा, तो हीट जनरेट ज्यादा आपके हीटर की तार में होता है, ना कि हमारी सप्लाई की वायर में। तो हम कह सकते हैं कि वायरिंग की अपेक्षा हीटर के तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अगर नाम आ जाए तो ये दोनों ही ज्यादा है, इसलिए वो है हीट जो ज्यादा जनरेट करेगा।
नेक्स्ट है वेंट प्लग युक्त बैटरी चार्जिंग व डिस्चार्जिंग निर्धारण हेतु तकनीशियन सामान्यतः प्रयोग करेगा। एक ऐसी बैटरी में ढक्कन लगे हैं, वेंट प्लग लगे हैं, उनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था ज्ञात करने के लिए वैसे तो हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर भी देख सकते हैं, बुलबुले वगैरह देखकर भी इस चीज का पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको स्पेसिफाई क्वेश्चन में दिया गया है कि वेंट प्लग लगे हैं, तब एक टेक्नीशियन किस यंत्र का प्रयोग या किस तरीके से उसकी अवस्था जांचेगा। वेंट प्लग खोलो, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व नाप लो, किसके माध्यम से? हाइड्रोमीटर के नाम से। तो ये चीज है। नेक्स्ट है कौन सा सूत्र ताप गुणांक से संबंधित गणनाएं करने के लिए उपयुक्त है। तो ताप गुणांक के बहुत सारे सूत्र हैं, उनमें से कौन सा सूत्र इसमें से मैच होता है, कौन सा सूत्र है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो आपको सही सूत्र का चुनाव करना है। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T, ये C सूत्र इसका सही है, बाकी सभी क्या गलत हैं। तो ये था आपका टेस्ट जो 11 तारीख को लिया गया था। वीडियो को बनाने में मैंने बहुत समय लगा दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भविष्य में ऐसा नहीं होगा भी। अब जो टेस्ट होगा उसके आंसर की 1 या 2 दिन के अंदर मैं वीडियो डालकर आपको प्रदान कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।